अदर रिलीजन नहीं है, ये महाजनपद है। अदर रिलीजन सब हो गए हैं, महाजनपद। महाजनपद, महाजनपद के बारे में पढ़ाना है। हाँ हाँ हाँ। कहाँ चले गए? 14, हाँ। चलिए महाजनपद देखते हैं। सिंध हिस्ट्री में सबसे पहले था। सिंधु सभ्यता था इसमें। उसके बाद था आद्य ऐतिहासिक, आद्य ओहो, इसमें प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल था, स्टोन एज, पाषाण काल, गड़बड़ लिख दिए थे हम। और आद्य ऐतिहासिक जो था, आद्य ऐतिहासिक, इसमें था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता पढ़ा दिए हैं, टेस्ट भी ले लिए हैं। आद्य ऐतिहासिक भी पढ़ा दिए हैं, टेस्ट भी ले लिए हैं। अब इसके बाद था ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक भी पढ़ाए हैं। इसमें जो था वो सबसे पहला था वैदिक काल। कौन था? वैदिक काल। वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल के बाद आता है महाजनपद। महाजनपद, महाजनपद ये कब से चालू होगा? तो 600 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व, ओ 600 बीसी। वैदिक काल। गुड आफ्टरनून। पीडीएफ उडीएफ सब मिलेगा जी आप लोग को, पहले यहाँ समझिए। सारा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, ऑप्टिकल पे चेंज होने की वजह से दिक्कत आ जा रहा है। ठीक है, मंडे से हम आप लोग को जब, गुरुजी आप कैसे हैं? गुरुजी एकदम पहले जैसे हैं, ये सब मशीन पहले जैसे नहीं रह गया है। हर चीज पे को अपडेट मार दे रहा है सब। अब जितनी मशीनें थी वो एचडीएमआई पे थी, पूरी मशीन की वायर हटा उटा के उसको ऑप्टिकल लगाया उन्होंने। पहले से मोटा गए नहीं रे बकललवा, वो वाला स्टूडियो का कैमरा दूर था, इसका कैमरा पास है, तो थोड़ा सा मोटे लग रहे हैं हम। और वो आदमी बीमार पड़ल है, इसको कह रहा है कि मोटा गए। देखो बाबू, पाषाण काल में आदमी पूरे बकलोल था, समझ में आ गया कि नहीं? आ सिंधु सभ्यता में तो ऐसा लिखा कि पढ़ने नहीं गया, लिखना चालू किया ऐतिहासिक काल में। वैदिक काल पढ़ा दिए हैं। बताइए, वैदिक काल में जीवन पढ़ा चुके हैं, ग्रामीण था, लोगों के जीवन का मुख्य उद्देश्य कृषि था, शहरी सभ्यता नहीं थी, सबसे प्रिय पशु गाय था, समाज 4 भाग में बटा हुआ था, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा दिए थे, पीडीएफ दे देंगे। अब बताइए, वैदिक काल एक पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता में 2 तरह का था। आपको हम बताए थे वैदिक काल कितने भागों में बटा हुआ था, तो 2 भागों में बटा हुआ था वैदिक काल, आप याद कीजिए। एक था आपका ऋग वैदिक काल, एक था आपका उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल 2 भाग में। ऋग वैदिक काल जो था, ऋग वैदिक, ये था आपका 1500 से लेके 1000, और 1000 से 600 साल तक था उत्तर वैदिक। 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक था आपका उत्तर वैदिक। याद है कि नहीं आप लोगों को? इन दोनों में आपको अंतर नहीं याद है जी? उत्तर वैदिक काल, चलिए आधा लड़का भुला गया है बकलोलवा, हम बैठ जाते हैं इस पे, उसके बाद बताते हैं। देखो बाबू, ऋग वैदिक काल पूरी तरह से ग्रामीण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में किस वेद की रचना हुई थी? उत्तर वैदिक काल जो था वो ऋग वैदिक काल के बाद आया। उत्तर वैदिक काल था, ये 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक था, और ये बहुत ही बाद में आया। इस काल में ही सबसे, इसी काल में, मतलब कौन से, ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में ही किसकी रचना हुई थी? अर्थरवेद की रचना हुई थी। और इसी समय उत्तर प्रदेश के शहर अतिरंजी खेरी में लोहे की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? लोहे की खोज हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? लोहे की खोज ने पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। किस काल में लोहे की खोज हो गई? महाजनपद काल में नहीं, लोहे की खोज वैदिक काल में ही हो गई। और वैदिक काल के, ऋग वैदिक काल में ना, बल्कि उत्तर वैदिक काल में अतिरंजी खेरी से जैसे लोहा मिला, तो लोहे से हर चीज़ों को इजीली बनाया जा सकता है। लोहे की आप देखिएगा, कुदारी बन सकता है, बेंट बन सकता है, टांगी बन सकता है। लोहा का आज बहुत ज़्यादा उपयोग हो सकता है। तो लोहे की खोज की वजह से लोग अब शहरों की ओर भागने लगे, क्योंकि शहरों में लोहार बन गए।
लोहार वहां पे अपना औजार औजार बना देते थे। तो धीरे धीरे गांव के लोग अब कहाँ आने लगे, शहरों में आने लगे, और शहरों में भीड़ बढ़ने लगा। तो वह जनता क्या कहलाता था, जन। लोगों को क्या कहा गया, जन। क्या कहा गया, जन। और वो अब जब एक पास आने लगे तो उन्हें कहा गया जनपद, और बहुत बड़ा हो गया तो हो गया वो महाजनपद। क्या हो गया, महाजनपद। तो महाजनपद जो था वो एक शहरी सभ्यता थी। महाजनपद कैसा था, एक शहरी सभ्यता। कोई भी पूछेगा महाजनपद कैसा था, शहरी सभ्यता। ये जस्ट किसके बाद आया, तो वैदिक काल के बाद आया। कितने ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व में। कितने ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व में वैदिक के बाद महाजनपद काल आया। यह शहरी सभ्यता थी। ये पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता, और दूसरी शहरी सभ्यता आपका महाजनपद। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था, द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता किसे कहते हैं, तो प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता हो गया, और द्वितीय नगरीकरण महाजनपद हो गया, जो 600 ईसा पूर्व में था। बौद्ध धर्म की वह पुस्तक का नाम बताइए जिसमें 14 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की वह बताइए जो जिसमें 14 महाजनपद की चर्चा है। किसी को बताइए, फटाफट बताइए। अरे बाबू, किताबवा का नमवा नहीं पता है ना, त्रिपिटक कहता है गधा कहीं का। अंशु कुमार सही है, शिवम झा अंगुत्तर निकाय, शिव यादव, ये लोग का सही है बाबू। 14 पूर्व, अरे बकलोलवा 14 महाजन 16 महाजनपद की, और बकलोल कहीं का। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बताइए, बौद्ध जो ग्रंथ, ये जो आपका महाजनपद का काल था, यह चौथी सदी में चालू हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म के 600 साल पहले, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण था। प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता को कहते हैं, और यह द्वितीय नगरीकरण में था। महाजनपद का काल अखंड भारत तक था, क्योंकि वो अफगानिस्तान तक था। अखंड भारत में जब आप पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिला देते हैं तो अखंड भारत हो जाता है। प्राचीन काल में यह सबसे बड़ा भाग था, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई महाजनपद काल थी। महाजनपद का जो वर्णन मिला है वो किस पुस्तक में मिला है, अंगुत्तर निकाय। महाजनपद की पुस्तक किस में मिलता है, अंगुत्तर निकाय। उस समय संस्कृत बहुत ही प्रिय भाषा थी। उत्तर प्रदेश से लेके, देखिए इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग से बड़े बड़े प्रदेश क्या होने लगे, निर्माण बनने लगे थे, बहुत तेजी से बने थे। लोहे के हथियारों के कारण युद्ध वर्ग जो मतलब बहुत ज्यादा योद्धा थे, उन लोगों का महत्व बढ़ गया। जबकि आप देखेंगे सिंधु सभ्यता में युद्ध वगैरह नहीं हुए, खेती के लिए नए नए औजार के खोज होने लगे। तो अगर आपसे पूछता है कि महाजनपद का काल औद्योगिकरण या नगरीकरण क्यों हो गया था, तो सबसे बड़ा रीजन था लोहे की खोज से औजारों का बनना, हथियारों का बनना, यह सबसे बड़ा कारण था। उस समय जो समाज था वो कई भागों में बटा हुआ था। तो देखिए, सबसे छोटा समाज कबीला कहलाता था। कबीला बड़ा होके क्या बन जाता था, गांव होता था। तो सबसे पहले क्या होता था, कबीला। कबीला के बाद क्या हो जाता था, गांव। गांव मतलब ग्रामीण गांव हो जाता था। और गांव के लोग जब इकट्ठा होकर एक छोटे से शहर का निर्माण करते थे तो उन्हें एक जन कहा जाता था, और वो थोड़ा और बड़ा हो जाता था तो जनपद कहा जाता था। आज भी आपके जिला को, डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में जनपद ही कहा जाता है। बाबू, तनु दुबे बबनी, लोहा की खेती नहीं होती, लोहा की खोज होती है। तनु दुबे बबनी लिख रही है, हाँ सर। महाजनपद काल में लोहे की खेती होती थी। अब बोल देंगे तो कहेगी से लड़की सभी को बोलते हैं, तो लोहा की कौन खेती करता है बकलोलिया। आगे देखते हैं। अभी भी जिला को क्या कहा जाता है, जनपद। और जब जिला बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे हो गया महाजनपद। महाजनपद, तो सबसे बड़ा एरिया क्या हो गया, महाजनपद हो गया। महाजनपद जो था 14 पूर्वा क्या, अरे गधा कहीं के किताब है जैन धर्म का, उसमें तो जैन धर्म के बारे में लिखा हुआ है। आगे बढ़े। महाजनपद जो था वो टोटल कितने महाजनपद, 16 महाजनपद। 14 पूर्वा किताब है, 16 महाजनपद। देखिए 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है। और यूपी में ही क्यों, क्योंकि देखिए उस समय सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का साधन था खेती। और खेती कहाँ होगी, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये जगह में खेती बहुत जबरदस्त होगी, बंगाल से लेके वहां तक पूरा। तो वहां सबसे ज्यादा महाजनपद कहाँ देखने को मिला, उत्तर भारत में। किसमें, उत्तर प्रदेश में। बिहार में कितने, 3। राजस्थान में कितने, 1। मध्य प्रदेश में 1। दक्षिण भारत में 1। पाकिस्तान अफगानिस्तान में 1-1 ठो। भारत के बाहर 1-1 ठो हो गया। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। टोटल महाजनपद कितने हो गए, 16 महाजनपद हो गए।
सर आप मायूस लग रहे हैं। अरे नहीं रे बबुआ, हमको अभी इंजेक्शन लगवाना है और 2 इंजेक्शन अभी लगाया है, 2 में हालत खराब कर दिया है अभी आगे एक और लगाने वाला है, तो मायूस नहीं हो रहा है, हथवे नहीं उठ रहा है। चलिए अब ध्यान देते हैं। उत्तर प्रदेश में महाजनपद की संख्या कितनी हो गई? 8। उत्तर प्रदेश में महाजनपद 8, बिहार में 3, बस यहीं पे कितने थे सब भाई? ज्यादा थे। बाकी एक पाकिस्तान में था, आप एक अफगानिस्तान पे चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। ये हो गया। अब हम महाजनपदों को बारे में देखते हैं। आप लोग को पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा जी याद से। देखिए हम महाजनपद के बारे में लिखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, देखिए ध्यान से, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म भगवती सूत्र, इन दोनों में कितने ग्रंथ, किसकी चर्चा है? 16 महाजनपद की। किसकी? 16 महाजनपद की। 16 महाजनपद की चर्चा है। चलिए हम लोग 16 महाजनपदों को देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं गांधार। गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अभी ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंधार नहीं, कंधार अफगानिस्तान का एक शहर है। ये क्या चीज है? गांधार है। सर अंग्रेजी में भी बोलिए, अंग्रेजी में भी बोल दे। देयर आर टोटल 16 महाजनपद। टोटल कितने महाजनपद? 16। फर्स्ट महाजनपद स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, गांधार, विच कैपिटल वाज तक्षशिला। तक्षशिला। First university on the planet is Takshashila University, but the first university which provide the hostel facilities is Nalanda University, which is situated in the Bihar. Understand? First Mahajanpad is Gandhar and the second is Kamboj. Kamboj Hatak. Hatak is capital of Kamboj is Hatak. Both Mahajanpad are situated in Pakistan. Right now this both Mahajanpad is situated in Pakistan. So right now India have only 14 Mahajanpad, but at the time of Akhand Bharat, which was undivided India, there are 16 Mahajanpad, which was, right now we have only 14 Mahajanpad. First is known as Gandhar, which capital is Takshashila. Second is Kamboj, which capital is Hatak. Both are in Pakistan. Okay? सर जी हिंदी है बोलिए। पहले हमारे यहाँ 16 महाजनपद था, अभी हमारे यहाँ कितने महाजनपद है? 14 को है। सब 2 को चल गया पाकिस्तान में। गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक। याद रहेगा ना? देखिए 2-4 को फेमस को याद रखना है, सबको नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। गंधार और हाटक चला गया। मत्स्य महाजनपद याद रखिएगा, ये राजस्थान में है। विराटनगर इसकी राजधानी है। याद कैसे रखिएगा? मत्स्य से आपको नाम लगेगा कि मछली राजस्थान में पानी ये नहीं होता है, मछली कहाँ से मिलेगी? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर। कहाँ पे है? राजस्थान। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। राजधानी विराटनगर है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। कहां पर? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। मध्य प्रदेश में अवंती। मध्य प्रदेश में अवंती, नीचे में था अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी। अवंती की राजधानी उज्जैनी। इसी के निचले भाग को कहा गया माहिष्मती। इसका निचला भाग क्या कहला है? माहिष्मती। तो दक्षिण भारत मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में था। बाहुबली फिल्म देखे है कि नहीं? वो कहाँ का था? अवंती। उसमें जो बाहुबली सेकेंड रहता है, पहिलका बाहुबली तो देवसेना को फंसैले रहता है, और दूसर का बाहुबली एगो दुकान जंगली को फंसैले रहता है, उसी का नाम रहता है अवंतिका। बहुत सुंदर रहती है, अंदर छुपल रहती है ऐसे लड़ाकू टाइप की, तो उसका नाम क्या रहता है? अवंतिका। तो अवंती कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसकी राजधानी उज्जैनी। हालांकि इसके दक्षिणी भाग जो था, दक्षिणी अवंती, उसकी राजधानी थी माहिष्मती। क्या नाम था? माहिष्मती। तो बताइए उज्जैन, अवंती की राजधानी माहिष्मती या उज्जैनी। ये कहाँ था? मध्य प्रदेश। कुरु इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम था पुराना। इंद्रप्रस्थ किसका नाम था? दिल्ली का। इंद्रप्रस्थ किसका नाम था? दिल्ली का। सर क्लास बंद है तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। बाबू समझो पूरी मशीनें चेंज हो रही है, एक दिन में नहीं चेंज हो जाता है। अब आप ही को कोई कहे कि ट्रैक्टर में से अब इंजन निकाल के आपको कार का इंजन लगाना पड़ेगा, तो ट्रैक्टरवा काम नहीं ना करेगा कुछ दिन तक। समझ में नहीं करता है सब, बाकी समझता है सब 99%। 1% तो पड़ोसी वाला होबे करेगा सब। आगे बढ़ जाए। 5 महाजनपद यहाँ है। टोटल महाजनपद कितने हैं आपको? टोटल महाजनपद 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद। सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध महाजन। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, पंचाल की राजधानी
अविछंद थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, कोसी काशी की राजधानी वाराणसी थी। अस्मक की राजधानी पाटन थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध महाजनपद की राजधानी मगध की राजधानी राजगीर थी। इन 14 में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध का था। मगध मगध के पास शक्तिशाली क्यों था? चारों ओर से नदी से घिरा था, मछली मिलती थी, ट्रांसपोर्ट हो जाता था, लोहे की कोई कमी नहीं थी यहाँ पे खेती बहुत अच्छी हो जाती थी। यहाँ के राजा एक से एक खतरनाक हो गए सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। ये नक्शा में आप इनको देखेंगे तो इस टाइप का भारत के नक्शा में आपको दिखेंगे सब। कंबोज और गंधार ये कहाँ चले गए हैं? सब पाकिस्तान में। कंबोज और गंधार पाकिस्तान में। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का एरिया था। सूर्यसेन मथुरा का एरिया था। कोसल श्रावस्ती का एरिया था। ये सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में मिले हैं सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दक्षिण भारत का महाजनपद कौन था? तो अवंती दक्षिण भारत में था। अवंती दक्षिण भारत में था। उत्तर भारत में पाकिस्तान में 2 ठो बताइए, कौन कौन सा? पाकिस्तान में 2 महाजनपदों के नाम बताइए। अरे भैया पाकिस्तान के 2 महाजनपद का नाम बताओ। पीडीएफ दे देंगे हम, अभी दे देते हैं पीडीएफ, अपलोड कर दो जी पीडीएफ। गंधार और एक ठो बताओ, कंबोज, वेरी गुड, अभी पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। आप कहिए तो आपके सेवा में तो हम हाजिर हैं, आप कहिए तो हम अभी क्लास छोड़ के पीडीएफ अपलोड करते हैं। लाओ जी पहले हम ही अपलोड करते हैं। अपलोड कर दो, आगे बढ़े। 14 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था आपका, ये है आपका बिहार। बिहार में 3 गो महाजनपद, नीचे में जो था वो मगध, ऊपर में जो था वो वज्जी और इधर में जो था वो चंपा। इस साइड में कौन था? चंपा। तो उत्तर प्रदेश में 3 और बिहार में कितने थे भाई? बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 8। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थे। चंपा जो था वो इस साइड में था। चंपा राजधानी थी इसकी। चंपा इसकी क्या थी? राजधानी। अंग महाजनपद था, अंग महाजनपद। तो बिहार में कितने महाजनपद? 3। दक्षिण बिहार में मगध, उत्तर बिहार में वज्जी और इसमें इनमें कौन सा था भाई? अंग महाजनपद। इसमें सबसे शक्तिशाली कौन निकल गया? मगध महाजनपद। मगध ने धीरे से कब्जा कर लिया अंग को, मगध ने कब्जा कर दिया वज्जी को, मगध ने कब्जा कर लिया इधर से मल्ल को, मगध ने कब्जा कर लिया यहाँ पर काशी को, मगध ने कब्जा कर लिया धीरे से यहाँ पर ऊपर वाला कोसल को, ऊपर में कोसल को, मगध ने कब्जा कर लिया सूर्यसेन को, मगध ने कब्जा कर लिया यहाँ पर ऊपर में पूरे एरिया को कब्जा करते करते मगध महाजनपद कहां तक चला गया? पूरा गांधार हाटक तक चला गया था। तो बताइए सबसे बड़ा महाजनपद कौन हो गया? मगध। मगध था, हाँ मगध। मगध पर कई राजाओं ने शासन किया, मगध पर कई राजाओं ने शासन किया। मगध पर शासन करने वाले कई राजा थे सब। इसमें सबसे पहला जो राजा था उसका नाम था बिंबिसार। ये किस वंश का था? तो हर्यंक वंश का था। किस वंश का था? हर्यंक वंश। वंश का नाम बताइए, हर्यंक वंश। तो बताइए मगध पर शासन करने वाला पहला राजा का नाम क्या था? बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। यह जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। हालांकि इसके समय जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का विकास हो रहा था। यह जैन धर्म को मानता था और इसने, यह कहाँ का राजा था? तो बिहार के मगध का। उस समय बिहार का नक्शा अलग था, अभी के हिसाब से यह मगध का राजा था। कहाँ का था? मगध का राजा था। लेकिन इसने सोचा कि हमको अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहिए, इसलिए ये अगल बगल के क्षेत्र पर कब्जा करने लगा। तो साम्राज्य बढ़ाने के लिए यह युद्ध की नीति अपनाया और इस युद्ध में उसने सबसे पहले हमला किया वैशाली में। कहाँ हमला किया? वैशाली। वैशाली उस समय वज्जी में आता था। किस में आता था? वज्जी में। वैशाली उस समय किस में आता था? वज्जी का एक छोटा सा शहर था वैशाली। ठीक है, तो इसने जो वैशाली पर आक्रमण किया वह वैशाली किस में आता था? वज्जी में। और इस साइड में कौन सा था? अंग था। ये एरिया अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, तो बताइए इसने पहला युद्ध किस पर कर दिया? वैशाली पर। किस पर? वैशाली पर। वैशाली पर जब ये आक्रमण किया तो वैशाली को यह जीत नहीं पाया।
क्योंकि वैशाली में गया ना तो नदी पार करके गया, उधर बड़ी मार मारा सब हाजीपुर वाला, केला केला बहुत ज्यादा उत्पादन होता है हाजीपुर में, केला मारा सब, केला के खेत में उधिया गए कौन, बिंबिसार। तो मगध की हार हो गई। किसकी हार हो गई, मगध की हार हो गई थी। अब इसके बाद इसने सोचा बिंबिसार ने, इतना झगड़ा लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, हम एक काम करते हैं, ब्याह करते हैं। क्या करते हैं, ब्याह करते हैं और दहेज में जगह ले लेंगे, दहेज में जगह ले लेंगे। तो इसने अपना विवाह करना चालू किया। विवाह किया बनारस के राजा से, मतलब काशी के राजा से, अब बनारस ले लिया दहेज में। उसी तरह ब्याह किया इधर दिल्ली के सेक्टर में, वहां से दहेज में ले लिया। 4-5 गो ब्याह किया और ब्याह कर करके दहेज में साम्राज्य लेने गया। और जहां देखता था कौन कौन राजा है, उसकी लड़की टेढ़ो टाढ़ रहती थी तो ब्याह कर लेता था। अब ब्याह करता था, समझ में गया, अब ब्याह कर करके अपना साम्राज्य बढ़ाता था। देखिए बिहार में दहेज आज से थोड़े चल रहा है, बहुते पहले से चल रहा है। इस साम्राज्य बढ़ाने के लिए दहेज लेता था। इसी क्रम में बिहार से बहुत ही दूर मध्य प्रदेश में याद कीजिए अवंती। मध्य प्रदेश में कौन था, अवंती। अवंती के राजा का नाम था चंद्रप्रद्योत। सर कितना शादी कर सकते थे पहले, अब पहले 4-5 गो लोग शादी कर लेता था। पहले की लड़की सीधा होती थी, सब 4-5 गो को लोग कंट्रोल कर सकता था। आज सोच रहा है एगो किसी से ना कंट्रोल हो रही है, कान में से धुआं फेंक देंगे लोग। तू लोग एक को कंट्रोल करके देख लो ना, तब समझ में आएगा। यहाँ जो एक शादी किया है माथा पीट रहा है भाई, सुबह से शाम तक परेशान रहता है, पल पल का रिपोर्ट देता है। जैसे कैसे ट्रेन आती है स्टेशन पे तो तुरंत हेडक्वार्टर फोन किया जाता है, ट्रेन पटना जंक्शन से निकल गई है, दानापुर जाने वाली है, यहाँ से अब बनारस निकलेगी। शादीशुदा की जिंदगी ऐसे ही हो जाती है। ऑफिस से निकल गए हैं, कुछ लेना है, रास्ते में है जाम लगा है, कुछ चाहिए, बेचारा तो परेशान होता है सब। तो पहले के समय में लोग 4 गो 5 गो शादी कर लेता था। आज जिन जाना ने ससुराल 4 गो शादी किया ना, उसको नई तरह की बीमारी होगी, एकदम अजब टाइप का, पागल हो जाएगा वो मानसिक रूप से वो। आगे बढ़े तो देखिए, नहीं समझे जी, देखिए अवंती का राजा बीमार पड़ गया, इसको असाध्य रोग हो गया, इतना खतरनाक बीमारी हो गया कि डॉक्टर कहा कि इसका बचना मुश्किल है। तो इसने ना मगध के राजा, किसने, बिंबिसार ने अपना एक वैद्य भेजा जिसका नाम था जीवक। डॉक्टर था उस समय का सबसे बड़का, क्या नाम था, जीवक। जीवक जो डॉक्टर था वो जाके अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को ठीक कर दिया। और जब जीवक ने इसे ठीक किया तो ये खुश होकर मगध में अपनी अधीनता स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मगध धीरे धीरे बहुत आगे तक चला गया और यह विवाह के रास्ते से भी इसने किया। यहाँ पर इसका जो पुत्र था, इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दिया। पुत्र ने क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दिया। इसके पुत्र का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं पर विजय पाने वाला। इसे कुणिक भी कहते थे। क्या कहते हैं, कुणिक, कुणिक भी कहा जाता है इसे। इसे पितृहंता कहते हैं क्योंकि इसी ने पिता की हत्या किया, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। हंता, पिता को मारने वाला। अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु नाशक, शत्रुओं का नाश करने वाला। अजात शत्रु ने क्या किया, इसका देखिए, इसके समय कौन थे भाई, वैद्य का नाम क्या था इसका, जीवक। वैद्य का नाम क्या था, जीवक। इसके समय एक बहुत ही विद्वान थे जिनका नाम था वर्षकार। वर्षकार, वर्षकार जो थे वो इसके गुप्तचर थे। क्या थे, गुप्तचर। और यह वर्षकार नामक गुप्तचर को भेजा वैशाली में। कहाँ भेजा, वैशाली में, जहां से यह हार के आया था। देखिए बिंबिसार जो था वो मगध से हमला करने गया था वज्जी के शहर वैशाली पर, किंतु जीत नहीं पाया। बिंबिसार के बाद अगला शासक आया अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने भरोसेमंद गुप्तचर यानी जासूस वर्षकार को कहा कि हमला से पहले 2-3 महीना तुम जासूसी करके आओ। यह जासूसी करके आया और कहा कि बड़का बड़का हथियार चाहिए। तो 2 नए हथियार बनाए गए वैशाली पर आक्रमण के लिए, रथ मूसल, रथ मूसल, मूसल, रथ मूसल और महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, महाशिला कंटक।
दो नए हथियार का प्रयोग किया गया। महाशिला कंठक बड़का बड़का पत्थर फेंकता था किला तोड़ने के लिए। महाशिला कंठक और रथ मूसल नामक दो हथियार का प्रयोग किया गया। इस प्रकार अजात शत्रु ने क्या जीत लिया? अजात शत्रु ने वैशाली जीत लिया। आप बता सकते हैं अजात शत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? क्या आप बता सकते हैं अजात शत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? नहीं, हाँ, पहली बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? अजात शत्रु के समय। पहली बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी, 483 ईस्वी में हुई थी। इन्हीं के समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आपको पता है जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष पहली बौद्ध संगीति हुई। तो महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। मृत्यु यहीं पे हो गई थी। मृत्यु महात्मा बुद्ध की इसी के समय हुई थी। इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजात शत्रु किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। जबकि बिंबिसार जैन धर्म को। और ये कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये भी कोई को बियाह करता था अजात शत्रु। तो इसका बेटा आया उदयन, मार दिया इसको। तो नहीं, हमरे राजा बनने नहीं देता है, खाली अपने बियाह करता है। हमरी वाली कहती है राजा कब बनोगे? तो क्या जवाब दे? मार दिया पिताजी को। उदयन। कौन आया? उदयन। इस ससुरा ये भी क्या किया? पिता की हत्या किया। किसकी हत्या किया? पिता की हत्या। पिता हत्या। पिता की क्या कर दिया? हत्या किया। इसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। जिस शहर पे हम अभी पढ़ा रहे हैं इस शहर की स्थापना उदयन ने किया था। इसने भी अपने बाबूजी को मार दिया। किसको मार दिया? बाबूजी को। आ जाइए यहाँ पे, हमारा जगह खाली नहीं करते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उदयन ने किसकी हत्या की? पाटलिपुत्र में, अपने पिता अजात शत्रु की। अब की उदयन शासन कर रहा था। ये कोई बहुत ही योग्य शासक नहीं था, नॉर्मल शासक था, शासन कर रहा था। आया किसी ने चाकू घोंप के मार दिया। किसको? उदयन को। कौन मारा पते नहीं चला। उदयन की चाकू घोंप की हत्या कर दी गई। उदयन की क्या कर दी गई? चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई। अगला शासक जो था वो एकदम ही अयोग्य था। अगला शासक एकदम अयोग्य था। सर पीडीएफ, बाबू पीडीएफ बन गया है। हम आपको बस जैसे क्लास खत्म होगा हम आपको तुरंत दे देंगे, तुरंत का तुरंत दे देंगे। पीडीएफ कंप्लीट है जी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उदयन की क्या कर दी गई? किसी ने चाकू घोंप के मार दिया। इसका अगला शासक था नागदशक। पूरी तरह से बेवकूफ था। पीडीएफ बन गया बहु। इसका अगला शासक पूरी तरह से क्या था? बेवकूफ था। क्या नाम था उसका? नागदशक। 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 नागदशक का जो सेनापति था बहुत ही खचरा था। नागदशक का सेनापति बहुत ही खचरा था। उसने क्या किया? कहा कि आइए राजा साहब आपको घुमा के ले आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? घुमाने ले गया किसको? नागदशक को। इस वंश का चौथा राजा कौन था? नागदशक। नागदशक। नागदशक का जो सेनापति था, सेनापति, इसका सेनापति का नाम था शिशुनाग। शिशुनाग बहुत खचरा था। शिशुनाग इसने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। किसका कर दिया? हत्या। नागदशक की हत्या कर दिया। कहा कि भगो, आज से राजा हम रहेंगे, आज से राजा हम रहेंगे। तो शिशुनाग ने हत्या कर दी किसकी? अजात शत्रु, सॉरी, शिशुनाग ने हत्या किया, नागदशक की हत्या कर दी। इस प्रकार से एक वंश का अंत हो गया। मगध पर कुल 7 वंशों ने शासन किया है, जिसमें पहला वंश जो था वो हर्यंक वंश था। तो पहला ऐतिहासिक वंश हर्यंक वंश था। कहाँ के थे ये लोग? मगध पर शासन किए थे। मगध पर शासन करने वाले पहले वंश की अंत हो गई। इस पहले वंश का अंत किसने किया? शिशुनाग ने किया। और कौन सा वंश स्थापित कर दिया? शिशुनाग वंश। कौन सा वंश स्थापित किया? शिशुनाग वंश। बताइए, पहला वंश मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यंक वंश। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यंक वंश। मगध पर शासन करने वाला दूसरा वंश शिशुनाग द्वारा स्थापित शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के कोई राजा अच्छे नहीं थे, बस इसमें एक तो था कालाशोक। कितने लोग बता सकते हैं कालाशोक जो था वो किस, उसके समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? शिशुनाग के समय चौथी बोल रहा रे गधा कहीं का। कनिष्क के समय चौथी हुआ था, बकलोले है सब। दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी तो अशोक के समय हुआ था।
रे बैला, इस अभी कौन घोंचुए कर रहा है पहली बौद्ध संगीति, अभी लिख रहे हैं कि पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय हुई थी। ऐसा सब जो है सब ना, ये सब जितना बकलोलवा है सब। पहला वंश कंप्लीट हो गया, दूसरा वंश का नाम क्या हो गया? शिशुनाग वंश। दूसरा वंश शिशुनाग वंश। आज इतना ही रहने देते, ठीक है, आज इतना ही रहने देते।